नमस्कार बच्चों। इडियम्स एंड फ्रेजेस की आज हमारी थर्ड क्लास है, थर्ड सेशन रहेगा आज का। हम इडियम्स एंड फ्रेजेस को अप्लाइड फॉर्म में कर रहे हैं, मतलब मीनिंग तो कर ही रहे हैं, लेकिन सेंटेंसेस कैसे बनाना है। अच्छा बच्चों, आपका होमवर्क ये है कि आपने इन इडियम्स एंड फ्रेजेस को समझना है, रट्टा नहीं लगाना। 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा और उससे रिलेटेड सेंटेंसेस बना करके आपको मुझे डीएम करना है, या फिर आप मेरी एप्लीकेशन पर भी जा करके मुझे अपना स्क्रीनशॉट या फिर अपना पीडीएफ भेज सकते हैं। मेरा काम है कि मैं उनको चेक करूं और आपको ग्रामेटिकली जो भी आप एरर कर रहे हैं उनसे रूबरू करवाऊं, और इसके साथ साथ सही सेंटेंस स्ट्रक्चर की हम चर्चा कर सकें। तो सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। आज है हमारी थर्ड क्लास। हम शायद फर्स्ट 70 तक इडियम्स कर चुके हैं। आज हमारा नंबर रहेगा 71। ठीक है, हर एक इडियम को आप बहुत सीरियसली इनको देखिए, स्किप मत करिए। ये आपका एक टॉपिक है अप्लाइड फॉर्म में। अच्छा बच्चों, ये सिर्फ आपको सेंटेंस जो आप बना रहे हो, केवल इसके लिए काम नहीं आएगा कि आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस को अप्लाइड फॉर्म में करना है, बल्कि अगर आप इससे अपनी राइटिंग करते हैं, तो आपकी राइटिंग में बहुत सुधार होगा, जिसको आप ऐसे में, पैराग्राफ में या प्रेसी में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? वो मैं आपको बताऊँगी कितना यूज़ करना है, कितना छोड़ना है। हर एक इडियम्स एंड फ्रेजेस को यूज़ नहीं करना, हर फ्रेजल वर्ब्स को यूज़ नहीं करना, नहीं, बहुत सिंपल एंड इफेक्टिव आपको लिखना है, लेकिन कैसे यूज़ करना है, एक नपा-तुला, एक बैलेंस्ड तरीके से, वो हम अलग क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ठीक है? सो आज की हमारी इडियम है लिव वायर। बच्चों, लिव वायर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक हो, मतलब एक्टिव हो पूरी तरीके से, पूरे दिन काम कर रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो। तो लिव का मतलब एक्टिव होना, कैसे जीना, लेकिन कैसे जीना, एक्टिवली जीना। मतलब लिव वायर जो हमेशा जिसके अंदर क्या रहती है, ऊर्जा रहती है। एग्जाम्पल देखेंगे, द न्यू कोऑर्डिनेटर इज अ लिव वायर। जो नया जो कोऑर्डिनेटर आया है ना, वो बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक है, मतलब वो थकता ही नहीं, बहुत एक्टिव है। आज की नेक्स्ट इडियम रहने वाली है मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ वॉल। मतलब कि बोलते हैं ना कि एक राई का पहाड़ बना लेना, है ना? मतलब बात बहुत छोटी सी है लेकिन उसको बहुत बड़ा कर देना, एग्जैगरेट करना। एग्जैगरेट एक मीनिंग हो गया। और ऐसे छोटे छोटे शब्द आपको अपनी राइटिंग में यूज करने हैं, जब आप प्रेसी राइटिंग करें या फिर जब भी आप लेटर राइटिंग करें। तो जैसे एग्जैगरेट शब्द हो गया, ऐसे शब्दों को आप अपने बोलचाल की भाषा में लाइए, जिससे कि आपकी राइटिंग इंप्रूव हो। तो मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल का मतलब होता है मेक अ स्मॉल प्रॉब्लम लुक वेरी बिग। छोटी सी प्रॉब्लम को क्या कर देना, बड़ा कर देना। डू नॉट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, इसका मतलब कि बेवजह बात का बतंगड़ मत बनाओ। मेक बोथ एंड्स मीट, इसका मतलब होता है मैनेज विद लिमिटेड मनी, यानी बहुत कम पैसा है लेकिन उससे भी मैनेज कर रहे हैं हर चीज को। एग्जाम्पल देखेंगे, मेनी फैमिलीज वर्क हार्ड टू मेक बोथ एंड्स मीट, यानी बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो कि बहुत मेहनत करती हैं अपने 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए भी। ब्रेड एंड बटर, देखिए ब्रेड एंड बटर भी एक इडियम है, इसका मतलब होता है रोजी रोटी। तो यानी बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अपना जीवन यापन करना। मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स, यूज अ गुड अपॉर्चुनिटी एट द राइट टाइम, इसका मतलब होता है मौके पे चौका, यानी मौका मिला और उसको आपने मिस नहीं करने दिया। जैसे अभी जो आपका, मतलब चाहे आप दुनिया में कोई भी एग्जाम दे रहे हों, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपके पास टाइम मिल गया ना, किसी भी एग्जाम में 5 महीने, 6 महीने, साल भर मिल गया, तो बच्चे क्या करते हैं, मौके पे चौका मार देते हैं। मतलब आज ये मौका मिला है, इसको छोड़ना नहीं है। तो यूज अ गुड अपॉर्चुनिटी एट द राइट टाइम, सही समय पर अच्छी अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करना। यू शुड मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स, इसका मतलब तुम्हें अच्छी अपॉर्चुनिटीज को कभी भी जाने नहीं देना चाहिए, बल्कि उसका फायदा उठाना चाहिए। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कभी कभार, वेरी रेयरली, रेयरली बोल लीजिए, इसका मतलब होता है कभी कभार। जो वंस इन अ ब्लू मून होता है, यानी कि ना के बराबर। ही विजिट्स द लाइब्रेरी वंस इन अ ब्लू मून, मतलब उसने लाइब्रेरी ज्वाइन तो कर ली है लेकिन वो कभी कभार ही दिखता है। ठीक है? ऑन क्लाउड 9, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश होना, एक्सट्रीमली हैप्पी, यानी बहुत खुश होना, बहुत खुश होना। एग्जाम्पल देखेंगे, शी वॉज ऑन क्लाउड 9 आफ्टर रिसीविंग द अप्रिसिएशन, तारीफ मिलने के बाद वो बिल्कुल खुशी के मारे झूम रही थी। ऑन द कार्ड्स का मतलब होता है कोई भी चीज होने की संभावना होना, कुछ होने की संभावना होना। लाइकली टू हैपन, कुछ होने की संभावना होना। अ न्यू बैच इज ऑन द कार्ड्स, यानी कि नया नए बैच होने की पूरी पूरी संभावना है।
ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डेलिमा। डेलिमा होता है बच्चों कंफ्यूज्ड स्टेट। कल भी हमने जो आपने प्रीवियस सेशन में जो इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ी हैं, उसमें एट अ लॉस, वो भी क्या था? डेलिमा, हमेशा कंफ्यूजन में रहना, जहां हम डिसाइड नहीं कर पाते हमें ये करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो आप ऐसे भी इडियम्स एंड फ्रेजेस को रिलेट करिए ताकि आपको याद करने में ईजी हो। तो डेलिमा होता है कंफ्यूजन में होना। इन अ डिफिकल्ट चॉइस बिटवीन टू ऑप्शंस, ऑन द हॉर्न्स, ऑन द हॉर्न्स, हॉर्न देखे हैं दो, सींग, दो सींग के बीच में फँस जाना, ना तो यहाँ जाते बनता है और ना ही यहाँ जाते बनता है। मतलब 2 चीज़ों के बीच में फँस जाना, मतलब इधर जाएँगे तो कुआँ, इधर जाएँगे तो खाई, मतलब दोनों तरफ ही आप 2 चीज़ों, 2 स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस के बीच में जब हम फँस जाते हैं, तब हम बोलते हैं ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा, मतलब हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड स्टेट में हो जाते हैं कि दोनों में से किसको चुनें। एग्ज़ाम्पल देखेंगे, शी वाज़ ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा अबाउट चेंजिंग हर जॉब। यानी कि मान लीजिए आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आपका 3 जगह सिलेक्शन हो गया। आपका आरएएस में भी सिलेक्शन हो गया है, आपका एसएससी इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए भी सिलेक्शन हो गया है, राइट? आपने बैंक का दिया था उसमें भी सिलेक्शन, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं। अब आप सोच रहे हो कि यार मैं जॉब कौन-सी जॉइन करूँ? बैंक वाली करूँ कि आरएएस अधिकारी बनूँ? बैंक के अपने ऑफर्स होते हैं, है ना? आपका आरएएस अधिकारी बनने के अपने मतलब हर हर एक एसडीएम बनने का अपना एक रुतबा होता है। तो अब आप सोच रहे हो कि मैं जाऊँ किसमें? और रैंक सब में आपकी अच्छी है। तो आपके पास कुछ ओपिनियन यानी 2 ओपिनियन ऐसे जिसमें आप फँस के रह गए हो कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। आउट ऑफ द ब्लू होता है कोई भी चीज़ अचानक से हो जाना। अनएक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेड होता है जो हमने सोचा नहीं था और हो जाए। ही कॉल्ड मी आउट ऑफ द ब्लू, उसने मुझे बुलाया, बुलाया मतलब फ़ोन किया अचानक, मतलब सालों से फ़ोन नहीं किया, अचानक फ़ोन कर लिया कि भई आ जाना। तो उसके लिए क्या हो गया? सडनली, मतलब बहुत अचानक से कोई डिसीज़न ले लिया। पे थ्रू द नोज़, पे थ्रू द नोज़, नोज़ ये है, पे थ्रू द नोज़ का मतलब क्या? नाक से पेमेंट करना। मतलब हम यहाँ पैसा रख लेंगे और नाक से पेमेंट करेंगे, लो भैया, नहीं। पे थ्रू द नोज़ होता है मतलब कि एक एक्सट्रीम लेवल का किसी को पेमेंट करना, जैसे लॉकडाउन हुआ था, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह आने में बहुत स्ट्रगल कर रहे थे और उस टाइम पे अगर आपकी फ्लाइट का चार्जेस 5,000 था, तो 50,000 लग रहा था, तो वो क्या कर रहे थे? पे थ्रू द नोज़ कर रहे थे। मतलब कि पूरी पूर बहुत ज़्यादा पेमेंट्स कर रहे थे, जो कि उतना वो रिक्वायर्ड नहीं था। एग्जाम्पल देखेंगे, दे हैड टू पे थ्रू द नोज फॉर द लास्ट मिनट बुकिंग। उन्होंने बिल्कुल लास्ट मिनट पर बुकिंग करी और वो उसको क्या पड़ गया? बहुत महंगा पड़ गया, पे टू मच मनी। पुल समवन्स लेग, मतलब ये लेग है, पैर है, उसको खींच रहे हैं, इसका मतलब किसी को टीज करना, लेकिन जोकिंगली, फर्क है। एक होता है हम सीरियसली किसी का मज़ाक उड़ाते हैं, अरे! वो क्या कर पाएगा? पिछले 6 साल से तो तैयारी कर रहा है, अब नहीं सिलेक्शन हुआ तो कब होगा? हम सीरियसली बोल रहे हैं। जोकिंगली, आज मान लीजिए बहन-भाई बैठे हुए हैं और दोनों जन पढ़ रहे हैं और एक ने एक जगह जॉब ले ली है और दूसरा अभी तैयारी कर रहा है। तो सिस्टर कमेंट कर देती है, "रहने दे, तेरे से नहीं होगा, तू पहले आराम से सो तो ले, तू उठता तो है नहीं, पढ़ेगा कैसे?" मतलब वो मज़ाक कर रही है, वो सीरियसली नहीं बोल रही है, तो टीज़, छेड़ना किसी को, लेकिन मज़ाक में। डोंट वरी आई वाज़ ओनली पुलिंग योर लेग्स, यानी सिस्टर ने बोला घबराओ मत, मैं तो तुम्हें ऐसे ही छेड़ रही थी। उसके कहने का मतलब है कि भई जल्दी भी उठ जाया करो, सिलेक्शन भी हो जाएगा। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, इसका मतलब होता है डू थिंग्स। यहाँ देखो हॉर्स है ना, ये हॉर्स है, इसके सामने कार्ट रख दिया, मतलब आप ऑर्डर ही गलत चुन रहे हैं। है ना? जैसे मैं भाषा की बात करती हूँ ना इंग्लिश लैंग्वेज की, तो मैं हमेशा बच्चों से एक बात कहती हूँ कि बच्चों इसको ना आप एक एक सीक्वल में पढ़िए। अगर आप बीच में से कोई चैप्टर फिर बीच में से कोई चैप्टर पढ़ेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? डू थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर, यानी वहाँ पर आप गलत क्रम से अगर पढ़ेंगे, तो फिर आपको सक्सेस कैसे मिलेगी? है ना? तो ये एक एग्ज़ाम्पल था। बच्चे जो भाषा है ना, उसको सही तरीके से पढ़ना चाहिए, कोई भी लैंग्वेज है। आप फ्रेंच पढ़ें, आप इंग्लिश पढ़ें, आप हिंदी पढ़ें, किसी भी भाषा को सिस्टमैटिकली पढ़ना चाहिए। बाइंग टूल्स बिफोर मेकिंग अ प्लान इज़ पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, मतलब बिना प्लानिंग के कुछ भी खरीदते जाना, कोई भी टूल्स खरीदते जाना, ये ठीक वैसा ही है जैसे हम किसी गलत ऑर्डर में चल रहे हों। रेन कैट्स एंड डॉग्स, आपने देखा है सावन का मौसम है, बारिश आती रहती है, रिम-झिम, रेन वेरी हेवीली, यानी एक होती है रिम-झिम जिसको हम बोलते हैं ड्रिज़लिंग और एक होता है बहुत तेज मूसलाधार बारिश होना, हेवीली बारिश होना, उसको बोलते हैं रेन कैट्स एंड डॉग्स। इट रेन्ड, देखो रेन का क्या हुआ? वी2 बना दिया, पास्ट टेंस बना दिया, कैट्स एंड डॉग्स ऑल इवनिंग, पूरी की पूरी शाम बारिश बहुत तेज बरसती रही। रीड बिटवीन द लाइन्स, रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है कि ये 2 लाइन खींच दी मैंने, बिल्कुल पतली-पतली लाइन खींच दी, है ना? ये 2 लाइन्स खींच दी है मैंने, अब इसके सामने आप क्या करो? पढ़ो।
यानी सीक्रेट, किसी के सीक्रेट को जानना, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, उन दोनों के बीच के हिडन मीनिंग को जानना। अ केयरफुल रीडर कैन रीड बिटवीन द लाइन्स। एक जो केयरफुल रीडर होता है ना, या केयरफुल रीडर का मतलब पता है क्या हुआ बच्चों? जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी होता है, वो समझ लेता है कि इस लाइन का मतलब क्या है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे विद्वान टीचर्स जो यूपीएससी पढ़ाते हैं, है ना? वो बहुत ही चतुराई से अपनी बात को कह जाते हैं, जो बड़े दिग्गज हैं, है ना? नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, जो लोग तैयारी करते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, उनके लिए ये सारे के सारे आइडल होते हैं। आपने देखा होगा वो कितनी शालीनता से अपनी बात कह जाते हैं, मतलब जिनको समझना होता है ना, वो समझ जाते हैं कि इस लाइन का मतलब क्या था। तो अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, किसी भी छुपे हुए मीनिंग को पहचानना, ये एक रीडर की खास बात होती है। एक बहुत ज़्यादा स्कॉलर जो पर्सन होता है, उसकी खास बात होती है। सो अ केयरफुल रीडर कैन रीड बिटवीन द लाइन्स। एक जो अच्छा पढ़ने वाला है ना, वो सीक्रेट्स को भी जान लेता है, उसको हर बात बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रेड टेप का मतलब होता है कोई भी चीज़ का आप ऑफ़िशियली तरीके से डिले कर रहे हो या फिर फ़ॉर्मेलिटीज़ कर रहे हो। अनावश्यक फ़ॉर्मेलिटीज़ कर लेना या अनावश्यक तरीके से किसी चीज़ को देरी करना किसी चीज़ में, उसको बोलते हैं रेड टेप। द प्रोजेक्ट वाज़ डिलेड ड्यू टू रेड टेप, मतलब अननेसेसरी डिलेज़ हुए, इसका रीज़न था कि फ़ॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा थी। मतलब बेवजह का डिले था क्योंकि बेवजह की फ़ॉर्मेलिटीज़ अननेसेसरी, मतलब अनावश्यक चीज़ों को हम बीच-बीच में ला रहे थे जिसकी वजह से डिले हुआ। सी आई टू आई, इसका मतलब होता है आँख में आँख डालकर देखना, मतलब कंप्लीटली एग्री करना कि नहीं मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। सो दे डू नॉट सी आई टू आई ऑन दिस मैटर, उन्होंने इस मैटर को लेकर आँख में आँख डालकर नहीं देखा। इसका मतलब वो एग्री नहीं थे। देखो बच्चों, सी आई टू आई का मतलब होता है एग्री कंप्लीटली। अगर आपको लिखना है कि मैं अपनी सिस्टर या पापा की बात से एग्री मैंने किया, तो फिर नॉट हटा देना। फिर आप क्या लिखोगे? आई डू एग्री विद माय फादर, या फिर आई डू सी आई टू आई ऑन दिस मैटर। इसका मतलब मैं भी विद माय फादर, मैं अपने पिताजी के साथ इस मैटर पर पूरी तरीके से सहमत हूँ। अगर आप सहमत नहीं हैं तो नोट लगा देंगे, बट इसका मतलब होता है कंप्लीटली एग्री होना। स्मेल अ रैट का मतलब होता है संदिग्ध, है ना? डाउटफुल। सो सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग, सस्पेक्ट करना कि कुछ गलत है। आई स्मेल्ड अ रैट व्हेन ही चेंज्ड हिज स्टेटमेंट, यानी कि मुझे जब उसने अपना स्टेटमेंट बदल लिया ना, तब मुझे लगा कि दाल में कुछ काला है। ठीक है? नेक्स्ट है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स, ये बीन्स दिखाई दे रही है, वैसे तो बीन्स ही हैं, बीन्स में से निकलना। इसका मतलब होता है जैसे वो आपने बीन देखी है ना, फली निकालते छोटे-छोटे, यानी रिवील द सीक्रेट, सीक्रेट को रिवील करना। प्लीज़ डू नॉट स्पिल द बीन्स बिफोर द इवेंट। प्लीज़ इस इवेंट के बारे में ना, इस सीक्रेट इवेंट के बारे में पहले किसी को मत बताना। टेक आफ्टर का मतलब होता है किसी के जैसा दिखना, जैसे मेरी शक्ल मेरी मम्मी से मिलती है ना? आपकी शक्ल आपके पापा से मिलती है, बुआ से मिलती है। टेक आफ्टर का मतलब होता है फैमिली के किसी ना किसी मेंबर से आपकी शक्ल का मिलना। सो द चाइल्ड टेक्स आफ्टर हर मदर, मतलब चाइल्ड की जो शक्ल है ना, वो किससे मिलती है? अपनी मम्मी से मिलती है। टेक टू वन्स हील्स, इसका मतलब होता है भाग जाना। टेक टू वन्स हील्स मतलब एड़ी चोटी से, एड़ियों के बल भागते हो ना, ऐसे दौड़ लगा जाना, रन अवे। द थीफ टुक टू हिज हील्स व्हेन ही सॉ द गार्ड, जैसे ही चोर ने गार्ड को देखा, वो 9-2-11 हो गया। द बॉल इज इन योर कोर्ट, द बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब अब तो पूरी की पूरी बात तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें जो डिसाइड करना है तुम डिसाइड करो, तुम्हें जो एक्ट करना है एक्ट करो, यानी पूरी की पूरी जो अथॉरिटी है वो तुम्हारे पास है। आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, मैंने हर चीज एक्सप्लेन की। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, मैंने हर चीज आपको बता दी कैसे पढ़नी है। अब आपकी बारी है, आप क्या डिसीजन लेते हैं और कैसे पढ़ते हैं। ठीक है? थ्रू थिक एंड थिन, इसका मतलब होता है इन ऑल सिचुएशंस गुड और बैड, हर परिस्थिति में किसी के साथ होना। हर फ्रेंड स्टूड बाय हर थ्रू थिक एंड थिन, मतलब बुरे या अच्छी परिस्थिति जैसा भी रहा, उसका फ्रेंड उसके साथ था। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, इसका मतलब होता है डिस्करेज और रिड्यूस एंथुसियाज्म, जब किसी का भी मनोबल गिर जाए, किसी का भी जब कोई भी हतोत्साहित हो जाए, उसको बोलते हैं थ्रो कोल्ड वाटर ऑन हिज नेगेटिव रिमार्क्स थ्रू कोल्ड, देखो थ्रो का सेकंड फॉर्म आ गया। कोल्ड वाटर ऑन देयर प्लान, मतलब कि उसका जो नेगेटिव रिमार्क्स था ना, उसने जो भी प्लानिंग की थी उस पर पानी फिर गया। थ्रू कोल्ड वाटर मतलब कि ये आपने ग्लास लिया और पानी फेंक दिया। इसका मतलब पानी फेंकना का मतलब जो आपने प्लान बनाया उसको तहस-नहस कर दिया। ठीक है? नेगेटिव रिमार्क्स आते ही आपने क्या किया? चीज़ों को तहस-नहस कर दिया। जैसे आप लोग क्या देते रहते हो?
टेस्ट देना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप जितना ज़्यादा टेस्ट देंगे, उतना ज़्यादा आपके अंदर निखार आएगा। आप अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं आज मैं कोर्स कर लूँ, फिर मैं टेस्ट दूँ, आज मैं कोर्स कर लूँ, फिर मैं टेस्ट दूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आरएएस का जो पेपर है वो क्या है पूरी तरीके से स्क्रीनिंग टेस्ट है, बार-बार स्क्रीनिंग टेस्ट दीजिए, है ना? कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बार-बार टेस्ट दीजिए। टेस्ट में कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। टेस्ट में जिस क्वेश्चन का जो आंसर था, जब आप आंसर की गहराई तक पहुँचोगे, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 4 बातें और सीख जाते हो। एक टीचर टेस्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, वो 4 बातें और सिखाता है। तो जितना ज़्यादा टेस्ट दोगे, उतना ज़्यादा आपके तैयारी में निखार आएगा। तो जब डिस्करेज और रिड्यूस एंथुसियाज्म होता है कि किसी भी प्लान पर पानी फिर जाना। तो मैं आपको ये बता रही थी कि जब आप टेस्ट देते हैं और कभी-कभार आप उसमें फेल हो जाते हैं या इनिशियल 5-6 टेस्ट आपके अच्छे नहीं जाते तो आप डिस्करेज हो जाते हैं। तो आपको लगता है मैंने जो भी प्लानिंग की थी वो कहीं न कहीं फ्रूटफुल नहीं हो रही है। तो मेरा कहना ये है कि डिस्करेज मत होइए, अपने एंथुसियाज्म को बढ़ाकर रखिए, अपने प्लान्स पर पानी मत फेरिए। टर्न अ ब्लाइंड आई इसका मतलब होता है जानबूझकर किसी को इग्नोर करना। वी शुड नॉट टर्न अ ब्लाइंड आई टू स्मॉल मिस्टेक्स। हम जो छोटी-छोटी गलतियाँ कर रहे हैं ना, उसे हमें जानबूझकर इग्नोर नहीं करना चाहिए। अंडर अ क्लाउड इसका मतलब होता है सस्पेंस में या डिसअप्रूवल में, संदेह भरा। द मैनेजर रिमेन्ड अंडर अ क्लाउड आफ्टर द कंप्लेंट। कंप्लेंट के बाद मैनेजर किस में आ गया? शक के दायरे में आ गया। अंडर द वेदर इसका मतलब होता है अंडर द वेदर का मतलब ये नहीं होता है कि जो मौसम है उसके नीचे आ जाना। इसका मतलब होता है बीमार होना, थोड़ा-सा बीमार पड़ जाना। आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे। अंडर द वेदर टुडे मतलब मैं कहीं न कहीं आज कुछ बीमार फ़ील कर रहा हूँ। अप इन आर्म्स मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो और प्रोटेस्ट के लिए तैयार हो, बहुत गुस्से में मतलब मैं बहुत कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत गुस्से में हो और कहे कि प्रोटेस्ट मुझे करना ही करना है। सो पीपल वर अप इन आर्म्स ओवर द सडन डिसीजन। ये जो कुछ कभी-कभी बहुत सडन डिसीजन आ जाते हैं, जिसकी वजह से कभी-कभी बच्चे भी गुस्सा हो जाते हैं, आम जनता भी गुस्सा हो जाती है, तो क्या करती है, सड़कों पर उतर आती है ना? बहुत गुस्सा हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं अप इन आर्म्स। हर हाल में तैयार रहना। व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है कोई कॉस्टली चीज़ जिस पर खर्चा ज़्यादा लगता है लेकिन यूज़ उसका कम होता है। ठीक है? आई रिपीट व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है कोई कॉस्टली चीज़ जिसको मेंटेन करने के लिए हमें बहुत खर्चा लगता है लेकिन उसका यूज़ भी उतना नहीं हो पाता है। द अनयूज्ड बिल्डिंग बिकेम अ व्हाइट एलिफेंट यानी कि एक ऐसी बिल्डिंग जो यूज़ नहीं हो रही है, वो मेंटेनेंस भी माँगेगी और बहुत कॉस्टली भी है। तो अ कॉस्टली बट यूजलेस पोज़ेशन। विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट विद डाउट और कॉशन विद डाउट और कॉशन मतलब कि टेक हिज प्रोमिसेस विद ग्रेन ऑफ सॉल्ट मतलब उसके प्रोमिसेस को आप थोड़ा सा ध्यान से लें मतलब विद डाउट मतलब थोड़ा सा सोच समझकर कोई भी बात पर यकीन करें तो विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब टेक हिज प्रोमिसेस वो जो भी वो वादा कर रहा है ना ये आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर लीजिए इसका मतलब वो वादे पर खरा उतरने वाला व्यक्ति नहीं है तो ये हुआ हमारा 100 on 100 सो फर्स्ट 100 idioms एंड phrases हम पढ़ चुके हैं अप्लाइड फॉर्म में अब आपका होमवर्क है फर्स्ट 100 sentences को बना करके मुझे भेजना मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में टिल देन मुस्कुराते रहिए